वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद तरीके से होंगे और पढ़ाई भी आप लोग ठीक ठाक से कर ही रहे होंगे। तो ठीक ठाक से नहीं कर रहे तो कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। बाकी आज हम लोग करेंगे क्लास 10th हिंदी ए का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं बता दूं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे क्लास 10th जो न्यू मॉडल पेपर है 2024 मारिएगा सर्च, या प्लेलिस्ट देखिएगा क्लास 10th 2024 मॉडल पेपर जो है, उसमें आप लोगों को पूरा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, साइंस और एसएसटी सोशल साइंस, ये सारा सब्जेक्ट का हिंदी में बोल रहे हैं हम आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब तक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़िए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। उसके साथ प्लस में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ, सारा नोट्स, सारा पीडीएफ, ये जो मॉडल पेपर उसका भी पीडीएफ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और फिर भी ना मिले तो वही जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एडुकेटिव सिटी, आप वही सर्च मार लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतनी सी बात है, आप इसको फॉलो करें, आप ही की भलाई की बात हो रही है, तो आपका भलाई हो, बस इसी में सबका भला हो। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, जानकारी, मतलब सामान्य निर्देश, यही कि 1 से 30 जो बहुवैकल्पीय था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। 31 से 38 तक 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 2 मार्क्स का है। 39 से 46 तक 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है जो 3 मार्क्स का है, और 47 से 52 तक 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है जो 5 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देख रहे हैं इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सीधा आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ से होते हुए आंसर की तरफ चलते हैं। तो कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था या बदल देता है? तो देखिए, कैप्टन नेताजी का के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी होता था और अपनी छोटी सी चश्मे की दुकान से चश्मा निकालकर उसमें लगा देता था। जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे जैसे चश्मा मांगता तो वो उसे दे देता था, फिर दूसरा नया चश्मा जो है वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। इसलिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था, ठीक है। फिर पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियां के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते हैं ना, स्त्री लोग भी वहाँ पे गुनगुनाने लगती थी जब बाल गोविंद भगत खेत में गाना गाते थे, ठीक है। गर्मियों के शाम में अनेक गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे, उनके गीत जो है वातावरण में शीतलता भर देते थे। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली द्वारा दोहराया करती थी, ठीक है। शाम में मंडली में वो गाते तो उनका मंडली में जो लोग था वो लोग भी उसको दोहराता था। उसके बाद आपके विचार से फादर ने अपनी माँ भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो फादर कामिल बुल्के ने मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। इसका अध्ययन वे भारत से ही कर सकते थे। भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति ये आकर्षित थे, इसलिए भारत आना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? तो बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों के रूप में की जाती है, ठीक है। तो मांगलिक अवसर जैसे शादी, पूजा पाठ, ये सब में बजाया जाता था उस शहनाई को, और शहनाई बिस्मिल्लाह खान शहनाई में फेमस थे, वही अच्छा बजाते थे। गोपियाँ ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है? ठीक है, आंसर यहाँ पे हो गया, यहाँ से आंसर है, देखिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तिल के मटके से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। जैसे तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रह कर, ठीक है, रह कर नहीं होगा, रह कर भी उनके प्रेम, उनके के दो हो गया ना, उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त था। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? देखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट किया है, शायद 42 नंबर क्वेश्चन में भी सेम यही दे दिया है।
तो आंसर यहीं देख लीजिएगा। बच्चों की मुस्कान इतनी सुंदर है कि वो मृतकों में भी जान डाल देती है ना लाइन। यह तेरी दंतुरित मुस्कान मृतकों में डाल देती है जान। ठीक है। कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में ना खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। उसके बाद बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। और कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए आगे। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। ठीक है। सुख दुख आते जाते रहेगा, पुराना समय का बात याद करके अभी दुखी होना सही नहीं है। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है। अभी प्रेजेंट में आप जैसे उसके बारे में सोचिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वातावरण को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है। 38 नंबर, संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? संगतकार है ना, किसी के संगति में है। जैसे कि कोई सिंगर है, गाना गा रहा है, तो उसके साथ में साइड में और भी लोग होते हैं, वो भी उनके पीछे पीछे गाते हैं, उन्हीं को संगतकार कहा जाता है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहते हैं जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुर में अपने सुर को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। ठीक है। सारा श्रेय तो मुख्य गायक ले जाता है, लेकिन वो जो संगतकार है वो काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, वही 3 मार्क्स का है, 6 क्वेश्चन करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंख हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसका तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलता। वह स्वभाव से खुशमिजाजी था। बार बार पान खा के उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। उसकी आदत भी बन चुकी थी। ठीक है। जब उससे कोई बात करने जाता था तो पहले वह पुट से थूकता था, उसके बाद आगे कुछ बोलता था। आगे देखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। वह देवदार के पेड़ के समान अपने प्रियजनों को अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। उसके बाद लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा है। माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी, पिता से जिद्द। अपने पिता से ही उन्होंने इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की 4 दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट है। 42 नंबर, बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किस किस बिंब से किया गया, तो वही आंसर लिख लीजिएगा। 43 नंबर देखिए, कवि बादल के फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों? ठीक है। तो देखिए निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना करके गरजने के लिए कहा है। गर्जन शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। ठीक है। अब 43 के बाद 44 नंबर में आ जाइए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लड़की होने पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु इतनी कमज़ोर भी ना होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाई को साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। ठीक है। तो मतलब लड़की ऐसा दिखना, यानी लड़की जैसा तुम मधुर स्वर में बात करो, विनम्र रहो, सब कुछ रहो, लेकिन उसके जैसा लड़की जैसा होना क्या था? लड़की जैसा होना पर दिखना नहीं। तो लड़की जैसा होना यानी उसके स्वभाव से होना, लेकिन दिखना नहीं, मतलब थोड़ा सा कड़क होना है तुमको। ठीक है। नहीं तो कोई भी शोषण करेगा।
उसके बाद देखिए 45 नंबर, झिलमिलाते रोशनी में नहाए गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो लेखिका ने रात में जब सिक्किम के गंगटोक नगर को देखा तो वह ठगी सी रह गई। सारा शहर सितारों भरी रात में रोशनी से जगमगा रहा था। वह अद्भुत दृश्य लेखिका की सुध बुध भुला रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी संवेदनाएं ठहर सी गई है। उसे अपने भीतर और बाहर एक शून्यता का अनुभव हो रहा था। बस सब कुछ शांत, सब कुछ चुप हो गया एकदम। फिर क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो शब्दों के सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, वह वाक्य कहलाते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। ठीक है, मतलब बिजली वाला जो इंजीनियर है, विद्युत इंजीनियर, उनको एक पत्र लिखना है कि भैया मेरे मोहल्ला में तो ठीक ठाक से लाइट बत्ती नहीं रहता है। तो लिखने का फॉर्मेट देखिए आपका क्या रहेगा, यही सेवा में विद्युत अभियंता बिजली बोर्ड हजारीबाग, एक लाइन यहाँ छोड़िएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़िएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ में नहीं पता चल रहा होगा इसीलिए बता दे रहे हैं कि विषय अमृतनगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में। और ये रियलिटी है, मेरे घर तरफ अभी यही इशू चल रहा है ट्रांसफार्मर का, 2-3 दिन से लाइट बत्ती का बहुत दिक्कत हुई है। ठीक है, एक पैराग्राफ यहाँ चेंज करके लिखिएगा, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ चेंज होगा, महोदय श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप में हो रही है। कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति होती नहीं, कभी उसकी आँख मिचौनी का खेल और कभी लो वोल्टेज के कारण हम लोग त्रास्त रहते हैं। आँख मिचौली, भगभुक करना, लो वोल्टेज तो है। इससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रही है। इस मोहल्ला में छात्रों की अधिकता है, यानी इस मोहल्ला में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लोग ही रहते हैं। मैं स्वयं ही मेडिकल टेस्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए। और विश्वास भाजन, अमित कुमार, मेरा पता और डेट। ठीक है, डेट क्या, तो 22 फरवरी 2024 और अमृतनगर। चलिए, उसके बाद आएगा आपको एक ऐड लिखना है ना। कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करें। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट तो खेला है अपने ऊपर, आपके ऊपर। ठीक है, आप जितना अच्छा से उसको लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, देखिए, आइए ले जाइए अपनी सफलता का मूल मंत्र, सफल बॉल पेन। कंपनी का नाम है सफल बॉल पेन। ठीक है, अब 20% ज़्यादा स्याही के साथ जानदार ग्रिप, शानदार लिखावट और तेज गति के लिए एकदम सही, सफल। वाजिब दाम में बेहतर का वादा, सफल। केवल 10 रुपये में एक रिफिल के साथ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक आएगा ही, विज्ञापन लिखना, तो आप अपने तरीके से बहुत अच्छा से एक एडवर्टीजमेंट तैयार कर दीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। ठीक है, ये आई थिंक वही है ना, जॉर्ज पंचम की नाक है ना, जॉर्ज पंचम की नाक का जो तैयारी चल रहा था उसी से है। चलिए आंसर देखिए क्या लिखना है। तो नया दिल्ली का काया पलट होने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किया गया होगा। क्या क्या किया गया होगा, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार की गई होगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। पूरी दिल्ली शहर में सफाई के लिए विशेष योजना तैयार की गई होगी। सड़कों के नाम पर पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। आतंकवादी घटना या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्रवाई या धरना ना हो, उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम। जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए होंगे। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। ठीक है, ये सब किया गया होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन 51 कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, एक जो कुशल गाइड है उसमें क्या क्या गुण होता है। तो नार्गे जो है कुशल गाइड था, वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। ठीक है, अब कुशल गाइड का क्या क्या गुण होना चाहिए वो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं आप। एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होती है।
उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वे अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलवाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। ठीक है। उसके बाद गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वो विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके व अपनी भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बने रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। मतलब जिस पर्पस से वो आया है घूमने के लिए, उसका पर्पस सक्सेसफुल हो। फिर एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। ठीक है, मतलब प्रभावशाली उसका आवाज़ होना चाहिए। 52 में देखिए, 52 में 2 क्वेश्चन डाल दिया गया है। क्या क्या डाल दिया गया है? अभी हम लोग 51 किए ना। ठीक है, 52 में 2 क्वेश्चन डाला गया है। पहला कि आपको लिखना है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द में निबंध लिखना है। पहला परिश्रम का महत्व है टॉपिक, उस पर संकेत बिंदु देखिए भूमिका, श्रम ही जीवन का सत्य है और उन्नति और विकास में सहायक और उपसंहार। और फिर उसके बाद हमारा राज्य झारखंड है, जिसमें संकेत बिंदु परिचय, इतिहास, सीमा, निवास एवं संसाधन और उपसंहार है। मैंने दोनों लिख दिया है, आप दोनों ही देख लीजिए। ठीक है, पहले आ जाते परिश्रम का महत्व, इसी तरह से हेडिंग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूमिका में जीवन के उत्थान में परिश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, सुयश प्राप्त करने के लिए श्रम ही आधार है। श्रम से कठिन कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। जो श्रम करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। श्रम के बल पर उत्तंग अगम्य पर्वत चोटियों पर अपनी विजय का ध्वज फहरा दिया। श्रम के बल पर मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। श्रम के आधार से ही मानव समुद्र को लांघ गया तथा उसने खाइयों को पाट दिया। कोयले की खदान से बहुमूल्य हीरा खोज निकाले। मानव सभ्यता और उन्नति का एकमात्र आधार श्रम ही है। श्रम के सपनों का अवलंब लेकर मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अतः परिश्रम ही मानव जीवन का सच्चा सौंदर्य है, क्योंकि परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपने को पूर्ण बना सकता है। परिश्रम ही उसके जीवन में उत्कर्ष और महानता लाने वाला है। वास्तव में परिश्रम ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है कि श्रम ही जीवन का सत्य है। ठीक है, इस पे लिखना है। प्रकृति के प्रांगण में झकझोर झांक कर देखो तो चींटियों रात दिन अथक परिश्रम करती हुई नजर आती है। पक्षी दाने की खोज में उन्नत आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं। हिरन आहार की खोज में वन उपवन में कुलचे भरते रहते हैं। समस्त सृष्टि में श्रम का चक्र चलता रहता है। जो लोग श्रम को त्याग कर आलस्य का आश्रय लेते हैं वे अपने जीवन में असफल होते हैं। ठीक है, जो श्रम आलस करेगा वो असफल होगा। भाग्य पर केवल आलसी व्यक्ति ही आश्रित होते हैं। जो बोलते रहता है ना, अरे किस्मतवे में नहीं है भैया, तो वो डिपेंडेड है किस पे? भाग्य पे। तो वो कभी भी सफल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उन्नति और विकास में सहायक। तो उन्नति और विकास में कैसे सहायक है? तो जिन लोगों ने परिश्रम का महत्व नहीं समझा वे अभाव, गरीब और दरिद्रता का दुख भोगते रहे। जो लोग मात्र भाग्य को ही विकास का सहारा मानते वे भ्रम में हैं। मेहनत से जी चुराना दास मलुका के स्वर में स्वर मिलाकर भाग्य को दुहाई के गीत गा सकते हैं, लेकिन वे नहीं सोचते कि जो चलता है वो ही आगे बढ़ता है और मंजिल को प्राप्त करता है। अर्थात परिश्रम में से सब कार्य सफल होते हैं। केवल कल्पना के महल बनाने से व्यक्ति अपने मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता। शक्ति और स्फूर्ति से संपन्न सिंह गुफा में सोया हुआ शिकार प्राप्ति के ख्याली पुलाव पकाते रहता है, तो उसके उदर की अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। सोया पुरुषार्थ फलता नहीं। अर्थात संसार में सुख के सकल पदार्थ होते हुए भी कर्महीन लोग उसका उपभोग नहीं कर पाते। जो कर्म करता फल उसे ही प्राप्त होता है और जीवन उसी का जगमगाता है। उसके जीवन उद्यान में ही रंग बिरंगे सफल के सुमन खिलते वह मुस्कुराते हैं। परिश्रम से जी चुराना, आलस्य और प्रमोद के जीवन बिताना, इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है। गांधी जी का कहना है कि जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाता है वे
चोर हैं। उसके बाद उपसंहार देख लीजिए, लिख दीजिएगा कि परिश्रमी व्यक्ति राष्ट्र की बहुमूल्य पूंजी है। श्रम वह महान गुण है जिससे व्यक्ति का विकास और राष्ट्र की उन्नति होती है। संसार में महान बनने और अमर होना है ना, ठीक है, अमर कर दीजिए। अमर होने के लिए परिश्रमशीलता अनिवार्य है। श्रम से अपार आनंद मिलता है। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हमें श्रम की पूजा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, श्रम से स्वावलंबी बनने का सौभाग्य मिलता है। हम अपने देश को श्रम और स्वावलंबन से ही ऊंचा उठा सकते हैं। उन्होंने शिक्षा में श्रम के महत्व को समझाया। यदि आज़ादी की रक्षा करनी है तो प्रत्येक भारतवासी, ठीक है, भारतवासी को परिश्रमी और स्वावलंबी बनना होगा। उसका देखिए, हमारा राज्य झारखंड है। अब मैं थक चुका हूँ काफ़ी, ठीक है, तो आप इसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरा लिखा हुआ है तो इसको आराम से पॉज कर करके आराम से पूरा जो है आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, जितना चाहिए उतना है। चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।